दी ओपन माइक में स्वागत है। आज की इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो काफी परेशान करने वाली है। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी परिवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी या उनकी इज्जत और एक बेटी की शादी, ये सब कुछ सिर्फ एक कागज की पर्ची पर टिका हुआ है। सही बात है। और उस पर्ची पर क्या लिखा जाएगा ये तय कर रहा है एक ऐसा आदमी जो कथित तौर पर पूरी तरह से नशे में धुत है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ धनिया बेचने की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये उस पूरे भ्रम को तोड़ती है जिसे हम फ्री मार्केट कहते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले की जो नानाखेड़ी मंडी है ना, ये वाकया वहीं का है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो व्यवस्था किसानों की मदद के लिए बनी थी, वो उनका ही उत्पीड़न कैसे कर रही है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इसे समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम कृषि संकट की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बारिश, सूखे या एमएसपी पर ही अटक जाता है। एकदम सही। लेकिन हम उस माइक्रो करप्शन को या उस जमीनी लालफीताशाही को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर दिन किसान को अंदर से तोड़ रही है। नानाखेड़ी मंडी की ये घटना ना ठीक यही दिखाती है। मतलब ये कोई बहुत बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं था शुरू में। बिल्कुल नहीं। ये कोई नीतिगत मुद्दा था ही नहीं। ये सिर्फ 300 रुपए का फेरबदल था। लेकिन इस 300 रुपए के अहंकार ने पूरी मंडी का चक्का जाम कर दिया और एक किसान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। अरे बाप रे। तो आइए सबसे पहले उस दिन की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। मैं पढ़ रही थी कि ये मंगलवार की सुबह की बात है। जी, मंगलवार सुबह। मंडी का प्रांगण धनिया और सरसों की बोरियों से भरा हुआ था। एक किसान की धनिये की फसल की नीलामी चल रही थी। व्यापारी बोली लगाते हैं और सबसे ऊंची बोली तय होती है 5,700 रुपए प्रति क्विंटल। सौदा पक्का हो गया था। हाँ, दोनों पक्ष राजी हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है मंडी के मार्केट इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा की, और आरोप ये है कि उन्होंने उस आधिकारिक पर्ची पर 5,700 की जगह 5,400 रुपए लिख दिए। सीधा 300 रुपए का कट। सीधा कट। मुझे यहाँ एक बात समझाइए, मतलब अगर खरीदार और बेचने वाले के बीच 5,700 रुपए में बात तय हो चुकी है, तो एक सरकारी इंस्पेक्टर के पास ये अधिकार कैसे आ गया कि वो अपनी मर्जी से कीमत ही बदल दे? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है ना, वो है हमारी मंडियों का काम करने का तरीका। कागजों पर तो यह एक खुली नीलामी है। हाँ। लेकिन जमीन पर वो पर्ची ही अंतिम सत्य होती है। जब बोली लगती है तो इंस्पेक्टर का काम सिर्फ उस बोली को रजिस्टर पर दर्ज करना होता है। लेकिन सिस्टम की खामी यह है कि एक बार इंस्पेक्टर ने पर्ची पर जो लिख दिया, वही कानूनी रूप से पत्थर की लकीर बन जाता है। अच्छा, मतलब व्यापारी उसी के हिसाब से पैसे देगा? बिल्कुल, व्यापारी उसी पर्ची के आधार पर भुगतान करता है। और चूंकि इंस्पेक्टर मंडी समिति का नुमाइंदा होता है, तो उसके पास उस छोटे से इकोसिस्टम में एक तरह से असीमित पावर होती है। मतलब वो पर्ची कोई आम रसीद नहीं है, वो तो एक तरह का कोर्ट ऑर्डर ही बन गई। एकदम सही कहा आपने। लेकिन क्या व्यापारी इसका विरोध नहीं करते? उन्होंने तो खुद 5,700 की बोली लगाई थी ना। व्यापारी विरोध कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर इंस्पेक्टर ने कीमत कम कर दी है तो व्यापारी को तो आर्थिक रूप से फायदा ही हो रहा है ना। ओहो, हाँ, उनका तो फायदा है। वो क्यों लड़ेगा? और अगर वो लड़ना भी चाहे ईमानदारी से, तो वो मंडी के उसी इंस्पेक्टर के खिलाफ कैसे जाएगा जिसके हाथ में कल उसकी दूसरी गाड़ियों को पास या फेल करने की ताकत है? बाप रे, ये तो पूरी तरह से एक जाल है। बिल्कुल। लेकिन इस खास मामले में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि व्यापारियों को भी विरोध में उतरना ही पड़ा। हाँ, स्रोत में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब उस किसान ने अपने 300 रुपए के नुकसान का विरोध किया ना, तो बात सुलझने के बजाय बहुत ज्यादा बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इंस्पेक्टर कथित तौर पर भारी नशे में था। उसका रवैया इतना अड़ियल और गाली गलौज वाला था कि किसान तो छोड़िए, वहां मौजूद व्यापारी भी भड़क गए। और उन्होंने पूरी नीलामी रोक दी। हाँ, उन्होंने पूरी नीलामी प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिया। मंडी में खरीद पूरी तरह से रोक दी गई। और देखिए, यही वो बिंदु है जहां एक व्यक्ति का अहंकार पूरी सप्लाई चेन को ठप कर देता है। व्यापारियों का बहिष्कार करना यह साबित करता है कि इंस्पेक्टर का व्यवहार किसी भी पेशेवर सीमा को पार कर चुका था। सही बात है। व्यापार के लिए ना एक शांत माहौल चाहिए होता है। जब कोई सरकारी अधिकारी नशे में होकर गालियां देने लगे तो काम कैसे होगा? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना मैं एक उदाहरण सोच रही थी। मान लीजिए आपके शहर में सिर्फ एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल है।
ठीक है। आप हड्डी टूटने पर वहां जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि इलाज तभी होगा जब आप अपनी जेब का आधा पैसा उसे दे देंगे। आप विरोध करते हैं तो वो आपको गालियां देता है। और आप कहीं और जा नहीं सकते। बिल्कुल, आप दूसरे अस्पताल जा नहीं सकते क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है जो आपको शहर से बाहर नहीं जाने देगी। क्या मंडी का ये ढांचा कुछ ऐसा ही एकाधिकार या मोनोपोली नहीं है? ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब किसान अपनी फसल लेकर एक बार मंडी के गेट के अंदर आ गया तो वो पूरी तरह से उस इंस्पेक्टर की दया पर निर्भर हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस किसान के पास अपनी फसल वापस पैक करके किसी और मंडी में जाने का विकल्प व्यवहारिक रूप से होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही इतना होता है। और यहीं से इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू शुरू होता है, अर्थशास्त्र और इंसानी मजबूरी का टकराव। बिल्कुल। चलिए अब उस दर्दनाक पहलू पर आते हैं। मंडी सुबह 7 बजे से चालू थी और उस दिन वहां श्रीपुर चक गांव का एक किसान आया हुआ था। उसकी स्थिति कोई आम दिन वाली नहीं थी। अगले ही दिन उसकी बेटी की शादी थी, घर में टीका की रस्म होनी थी, मेहमान आने वाले थे और उसे हर हाल में नकद पैसों की जरूरत थी। और वो अपनी फसल बेचने आया था ताकि शादी का खर्च उठा सके। हाँ, लेकिन मंडी तो बंद हो गई। देखिए, एक भारतीय परिवार में बेटी की शादी का जो सामाजिक और आर्थिक दबाव होता है ना, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक पिता महीनों तक इस उम्मीद में फसल उगाता है कि इसे बेचकर वो अपनी बेटी के हाथ पीले करेगा। और वो पिता उस पूरी मंडी में, उस भरी दोपहरी में अधिकारियों और व्यापारियों के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। स्रोत के अनुसार वो लगातार गिड़गिड़ा रहा था कि अगर आज मेरी फसल नहीं बिकी तो शादी बर्बाद हो जाएगी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मंडी घंटों तक बंद रही। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि हम एक तरफ डिजिटल इंडिया और ई नाम जैसी पारदर्शी नीतियों की इतनी बातें करते हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर एक रोता हुआ पिता एक कथित शराबी इंस्पेक्टर के सामने इतना लाचार कैसे हो सकता है? क्योंकि तकनीक कभी भी नियत को नहीं बदल सकती। आप चाहे कितने भी डिजिटल डैशबोर्ड बना लें, लेकिन अगर गेट पर एंट्री, वजन तौलने का काम और पर्ची बनाने का काम उसी पुराने ढर्रे पर एक भ्रष्ट अधिकारी के हाथ में है, तो सब बेकार है। बिल्कुल, तकनीक धरी की धरी रह जाती है। ये घटना व्यवस्था में मौजूद एम्पैथी या सहानुभूति के पूरी तरह से खत्म हो जाने का सबूत है। सही बात है। एक पिता रो रहा है, उसकी बेटी की शादी दांव पर है, लेकिन उस इंस्पेक्टर के लिए वो सिर्फ एक नंबर है, एक आंकड़ा है जिसे वो अपनी मर्जी से बदल सकता है। और बात सिर्फ उस एक पिता की नहीं थी ना। इस अव्यवस्था की कीमत वहां मौजूद हर एक किसान चुका रहा था। लेख में गिरिराज यादव नाम के एक और किसान का जिक्र है। हाँ, गिरिराज का केस बहुत अहम है। गिरिराज ने जो सवाल उठाया वो अर्थशास्त्र के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। मंडी बंद होने के कारण किसानों को या तो वहीं इंतजार करना पड़ा या अपनी फसल वापस ले जानी पड़ी, जिसका सीधा मतलब है ट्रैक्टर ट्रॉली का 2 गुना किराया। बिल्कुल। गिरिराज ने हताशा में पूछा था कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ मनमाने ढंग से हो रहा है, क्या किसानों का कोई वजूद ही नहीं है? गिरिराज यादव का ये सवाल इस पूरी डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं ना, तो हम इन छिपे हुए खर्चों को भूल जाते हैं। एक किसान गांव से ट्रैक्टर किराए पर लेता है, जिसका खर्च हजारों में होता है। सही बात है। अगर मंडी में माल नहीं बिका तो उसे वही किराया देकर फसल वापस ले जानी होगी और फिर अगले दिन दोबारा किराया देकर लानी होगी। मतलब उसका जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन था वो तो किराए में खत्म हो गया। एकदम सही। वो आर्थिक रूप से बंधक बन चुका है। वो अपना माल वापस नहीं ले जा सकता, इसलिए वो मंडी में ही रात बिताने को मजबूर होता है। ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये एक तरह की आर्थिक प्रताड़ना है। बाप रे। किसान को जानबूझकर ऐसी स्थिति में धकेला जाता है जहां वो थक हार कर उसी कम कीमत और भ्रष्ट व्यवस्था के सामने घुटने टेक दे। तो अब हमारे पास एक ऐसा परिदृश्य है जहां एक कथित शराबी अधिकारी है, एक रोता हुआ पिता है जिसकी बेटी की शादी है, ऐसे किसान हैं जिन पर परिवहन का कर्ज बढ़ रहा है, और एक प्रशासन है जो पूरी तरह से अंधा और बहरा बना हुआ है। जब लोगों के पास अपनी बात रखने का कोई कानूनी या प्रशासनिक रास्ता नहीं बचता, तो वो क्या करते हैं? वे सड़क पर उतरते हैं। बिल्कुल, वे वही करते हैं जो नानाखेड़ी मंडी के किसानों ने किया। हताशा जब अपनी चरम सीमा पार कर लेती है ना, तो वो आक्रोश बनकर सड़कों पे फूटती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये नागरिक असंतोष का एक बिल्कुल क्लासिक पैटर्न है। जब सिस्टम के अंदर शिकायत दर्ज करने और न्याय पाने का कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता, तो कोई विकल्प नहीं बचता।
हाँ, तो आम आदमी के पास सिर्फ एक ही जगह बचती है, सड़क। और बिल्कुल यही हुआ। दर्जनों किसानों ने मिलकर एबी रोड नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। उस व्यस्त हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लगभग आधे घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहा। मतलब सोचिए, जो समस्या एक मंडी के छोटे से शेड के नीचे चंद मिनटों में सुलझाई जा सकती थी, वो नेशनल हाईवे तक पहुंच गई। हाँ, आखिर में कैंटोनमेंट स्टेशन की पुलिस को वहां आना पड़ा। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और किसानों को समझा बुझाकर किसी तरह सड़क खाली करवाई। देखिए, पुलिस का आना और हाईवे का जाम होना ये दिखाता है कि हमारी व्यवस्थाएं कितनी रिएक्टिव हैं। मतलब सिर्फ प्रतिक्रिया देती हैं। हाँ, जब तक किसान चुपचाप मंडी में रो रहा था, प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन जैसे ही हाईवे जैम हुआ और आम जनता का यातायात रुका, अचानक से पूरा सरकारी अमला हरकत में आ गया। और जहां चक्का जाम होता है, जहां जनता का गुस्सा होता है, वहां राजनीति का प्रवेश होना भी तो तय है। बिल्कुल, वो तो होना ही है। स्रोत में इस घटना पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक किसान का अपनी ही फसल बेचने के लिए मंडी में खड़े होकर रोना एक बेहद विचलित करने वाला दृश्य है। उन्होंने मांग की कि देश के अन्नदाता का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और चेतावनी दी कि अगर ऐसा अन्याय जारी रहा तो उनकी पार्टी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। विपक्ष का काम ही है सिस्टम की विफलताओं को उजागर करना। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ अपने श्रोताओं को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम इस मंच से किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी का भी समर्थन या बचाव नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना है। एकदम। हम जयवर्धन सिंह के बयान को सिर्फ एक तथ्य के रूप में रख रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि कैसे एक स्थानीय भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीतिक लामबंदी का रूप ले लेता है। सही कहा। जब प्रशासन इतना असंवेदनशील हो जाता है ना, तो वो खुद ही राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दे तश्तरी में सजा कर दे देता है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि राजनीतिक दबाव और हाईवे जाम होने के बाद प्रशासन ने आखिर क्या कदम उठाया। यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। हाँ, क्योंकि नींद टूट गई प्रशासन की। बिल्कुल। घंटों तक जो प्रशासन गहरी नींद में था, वो भारी हंगामे के बाद अचानक जाग गया। मंडी सचिव आरपी सिंह अंततः सामने आए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि ये पूरा विवाद ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा की हरकतों की वजह से ही हुआ। आरपी सिंह ने यह भी माना कि उन्हें इंस्पेक्टर के नशे में होने की शिकायतें मिली हैं, और उन्होंने आश्वासन क्या दिया कि उस इंस्पेक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, मामले की गहन जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसानों को परेशानी ना हो। रुकिए, मुझे इस पर थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। जी, बताइए। हम मेडिकल जांच कराएंगे और जांच कमेटी बैठाएंगे, क्या सच में ये न्याय है? मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि एक मेडिकल रिपोर्ट उस पिता के आंसुओं की क्या कीमत चुकाएगी? कुछ भी नहीं। क्या वो मेडिकल रिपोर्ट उस बेटी की शादी में जो इतना तनाव हुआ उसे कम कर सकती है? क्या वो गिरिराज यादव के ट्रैक्टर का 2 गुना किराया वापस लाएगी? मुझे तो ये किसी समाधान से ज्यादा मामले को ठंडे बस्ते में डालने की एक सरकारी कलाकारी लगती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और पता है, ये हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे की सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारा सिस्टम कभी भी घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। क्या मंडी में कोई ऐसा सीनियर अधिकारी नहीं होना चाहिए जो नीलामी के समय ग्राउंड पर मौजूद हो? अगर कोई इंस्पेक्टर नशे में है तो उसे ड्यूटी पर आने ही क्यों दिया गया? बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है। जब वो किसान रो रहा था, तब तुरंत उस इंस्पेक्टर को हटाकर नई पर्ची क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि सिस्टम प्रिवेंटिव नहीं है, वो बचाव नहीं करता। सिस्टम इंतजार करता है कि पहले कोई बड़ा नुकसान हो, फिर लोग भड़कें, फिर हाईवे जैम हो, और तब जाके एक जांच का लॉलीपॉप थमा दिया जाए। ये बहुत निराशाजनक है। ये जो जांच का आश्वासन है ना, ये असल में न्याय नहीं है। ये सिर्फ उस पल के लिए भीड़ के गुस्से को शांत करने का एक टूल है। 1 महीने बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि उस मेडिकल रिपोर्ट का क्या हुआ, लेकिन उस किसान के लिए उसकी बेटी की शादी का दिन हमेशा के लिए उस कड़वे अनुभव से जुड़ गया। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़े ना, तो तस्वीर बहुत साफ और उतनी ही भयानक नजर आती है। एक तरफ हम ग्लोबल इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, रोज मंचों से भाषण दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की बुनियाद इतनी खोखली है
कि एक कथित शराबी अधिकारी का एक पेन स्ट्रोक पूरी मंडी को रोक सकता है। ये घटना सिर्फ गुना की नहीं है, ये देश के हर उस छोटे शहर और गांव की कहानी है जहां पावर डायनामिक्स पूरी तरह से एक तरफा है, जहां नियम लागू करने वाला खुद को भगवान समझ बैठता है और आम आदमी सिर्फ एक लाचार दर्शक बनकर रह जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कोई सुन रहा हो तो सोच रहा होगा कि मैं तो शहर में रहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मुझे इस मंडी के विवाद से क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत ही अहम बिंदु है। आपको फर्क पड़ता है और सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। वो कैसे? जब कोई मंडी एक दिन के लिए भी बंद होती है ना, तो पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है। ट्रक खड़े रह जाते हैं, धनिया, सरसों या अन्य सब्जियां मंडियों में ही सड़ने लगती हैं। जब बाजार में सप्लाई कम होती है तो शहरों में महंगाई बढ़ती है। ओहो, मतलब उस इंस्पेक्टर के अहंकार की कीमत सिर्फ वो रोता हुआ किसान नहीं चुका रहा है, बल्कि शहर में बैठा आम आदमी भी अपने ग्रोसरी बिल के रूप में चुका रहा है। एकदम। जब व्यवस्था में इस तरह का फ्रिक्शन होता है तो उसका आर्थिक बोझ पूरे देश को उठाना पड़ता है। अगर किसान सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अगर उसे अपनी ही फसल बेचने में इस कदर अपमानित होना पड़ेगा, तो धीरे धीरे लोगों का खेती से मोह भंग हो जाएगा। और यही हमें आज के सबसे गहरे और शायद सबसे परेशान करने वाले विचार की ओर ले जाता है। हमने पूरी चर्चा में देखा कि कैसे कागजी नियम और असल जिंदगी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी घटना से जो एक अंतिम सवाल उभर कर आता है, जिस पर मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुद विचार करे। अगर इस देश के किसान की आजीविका, उसकी महीनों की मेहनत और उसके परिवार की सबसे अनमोल खुशियां, जैसे एक बेटी की शादी, सिर्फ एक अधिकारी के मूड और उसकी मनमानी पर्ची के मोहताज हैं, तो हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था की नींव वास्तव में कितनी सुरक्षित है? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जिस दिन इन लाखों किसानों का सब्र टूट जाएगा, जिस दिन वे ये तय कर लेंगे कि वे अब और इस तरह का रोजमर्रा का अपमान नहीं सहेंगे, वे अपनी फसल लेकर इन भ्रष्ट मंडियों में हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन उन सुपरमार्केट्स का, उन बड़े बड़े डिलीवरी एप्स का, और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश भर के घरों की थालियों का क्या होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था उस सन्नाटे को बर्दाश्त कर पाएगी? शायद कभी नहीं। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।